आदाब नाज़रीन, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। 5 रियासतों के इंतखाबात के नताइज आपके सामने आ चुके हैं और मैं तहसीन मुनव्वर एक मुद्दत के बाद कोरोना का सताया हुआ आपके दरमियान मौजूद हूं और इन 5 रियासतों के नताइज पर आज हम बहस करेंगे, खास बहस करेंगे। और कहां से बहस करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूज रूम से, मैं RFC हैदराबाद से आपके दरमियान मौजूद है। यहां पर आप देखिए, ये इतना बड़ा न्यूज रूम है, लार्जेस्ट न्यूज रूम है हिंदुस्तान का, जहां पर कल आपने हिंदुस्तान के सबसे तेज नताइज देखे थे, जिसमें न्यूज 18 का अपना एक अलग अलहदा मकाम है कि हम सबसे तेज नताइज देते हैं। हमारे रुझानात भी सबसे अलग और सबसे तेज और सबसे सटीक, सबसे सही रहे हैं। और यहां से हमने कल जो आपको नताइज पहुंचाए, इससे पहले जो हमने पूरी 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की जो हमने कवरेज आप तक पहुंचाई न्यूज 18 उर्दू के जरिए, वो एक अपनी अलग पहचान रखती है। और आपने देखा कि कितनी मुतवाजिन कवरेज न्यूज 18 उर्दू की रही। आप हमारे साथ असेंबली इंतखाबात की पूरी कवरेज के दौरान जुड़े रहे, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इन नताइज पर हमको गौर करना, इन पर बहस करनी है कि इन नताइज से हम मुस्तकबिल की सियासत को किस तरह से देख सकते हैं। इन नताइज के जरिए हमको देखना है कि कांग्रेस की सियासत अब किस रुख पर जो है जाएगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, हमको वो भी देखना है। हमको देखना है आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक ही महदूद रहेगी या दिल्ली और पंजाब के दरमियान सैंडविच बनने वाले हरियाणा पर भी इनकी नजर होगी। क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी कश्मीर की तरफ जाएगी, हिमाचल प्रदेश जाएगी, हमको उस पर भी गौर करना है। हमको यह भी देखना है कि देखिए, जीत के बाद भी जो लोग चैन से नहीं बैठते, वो अपनी अगली जीत का इंतजाम करते हैं। आज आपने देखा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात चले गए हैं, वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अगले गुजरात इंतखाबात की तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। क्या अपोजिशन पार्टियों के लिए इसमें कोई पैगाम छुपा है? इस पर भी हम गौर करेंगे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूज रूम के दरमियान मैं तहसीन मुनव्वर आपके साथ हूं और हमारे साथ इस वक्त 4 अहम न्यूज 18 के ही हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे इस 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात को गौर से देखा है और उस पर जो है इन्होंने पूरे इन इंतखाबात पर नजर रखी है। आइए हम उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ देखिए कल भी मौजूद थे, हमारे दरमियान मौजूद थे कल भी हकम सिंह जी। इनको आप जानते हैं, कल ये पंजाबी में हमसे बात कर रहे थे, पंजाब से आए हुए हैं हकम सिंह जी। ये हमारे न्यूज 18 के हमारे नुमाइंदे पंजाब से, ये यहां पर मौजूद हैं, ये हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। पंजाब में आपकी जीत पर बताएंगे हकम सिंह जी। अहमद रजा साहब ये जो है यहाँ पर हमारे यूपी और राजस्थान से वाबस्ता है, ये जो है असाइनमेंट से जुड़े हुए हैं, ये यूपी और राजस्थान के इंतखाबात पर नजर डालेंगे, खासतौर से यूपी के जो मुस्लिम जो सियासत है उसके बारे में गौर करेंगे। अभय उपाध्याय जी जो हैं हमारे नेशनल के एडिटर हैं, ये हमारे साथ अक्सर न्यूज 18 पर जुड़ते रहे, चलती रहेगी जिंदगी को इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया, ये भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये सियासत के हिसाब से बात करेंगे। और राहुल देव जी कह रहे हैं कि मैं यूपी पे बात नहीं करूंगा, मैं बिहार झारखंड का हूं, मैं बताऊंगा कि यूपी की सियासत का बिहार पे किस तरह असर होगा। इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी आया जी, हकम सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है न्यूज 18 उर्दू ते। मैंने दसो आप दी जीत की कहती है? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਦੁਆ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ आप मतलब आप किस तरह जीत गई, मतलब आपने कुछ 5 पॉइंट तुसी मैनू दस सकते हो कि भाई आपने की चंगा किया जिस करके आप जी है कांग्रेस नू बुरी तरीके नाल हरा सकी आ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਅੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਦੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਾਰੇ ਵੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਰੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਖਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ 50,000 ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 58,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अहमद रजा साहब, उत्तर प्रदेश में आप इसको जो है, ये उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें ओवैसी को ये कहते थे कि ओवैसी जो है मुसलमानों के वोट काटते हैं, मुसलमानों का वोट काटेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है ओवैसी कुछ ऐसा कर पाए हैं? मुझे नहीं लगता कि ओवैसी ने यहाँ पे कुछ भी ऐसा किया है जिससे उनको कभी फायदा होगा। देखने वाली बात यह है कि इन इलेक्शंस में मुसलमानों को लेके जो समाजवादी पार्टी का रवैया था, अकेले मुसलमानों के बल पे समाजवादी पार्टी कभी भी अपनी जीत हासिल नहीं कर सकती किसी भी चुनाव में। बाकी जातियों का भी वोट बैंक उनको लाना होगा। उन्होंने 34 ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ी किए थे, मैसेज दे सके कि नाराज है ब्राह्मण और हमारी तरफ आए और हमारे साथ चलें, लेकिन वो भी उनका फॉर्मूला फेल हो गया। रह गई बात मायावती की। अब मायावती ने भी 68 कैंडिडेट दिए ब्राह्मण कि योगी सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं, उनके काम नहीं हो पाए, उनको सताया गया मुसलमानों को छोड़ के। तो मुसलमान जो साथ में बीएसपी के चलते थे, आधे समाजवादी में चाहते थे, 84% तक समाजवादी में चले गए, तब भी नहीं जीत पाए। तो कहा यह गया कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान की पार्टी बन के रह गए हैं? ऐसा पब्लिक ने नकार दिया कि मुसलमानों के दम पे आप उत्तर प्रदेश हो या किसी भी स्टेट की सियासत में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको सारी जातियों का वोट लाना होगा और तभी आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है ओवैसी वोट काट पाए हैं? ओवैसी ने जो भी जिस तरीके से जो ऐलानात किए थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, लग रहा था कि वोट काटेंगे, ऐसा किसी सीट पे नजर नहीं आया। मुझे जो कल तक, आज सुबह तक का अंदाजा है, जो एक मोटा मोटी अंदाजा ये है कि ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको 4 लाख के करीब वोट मिले हैं। एक 0.43% है, मतलब वो आधा % भी वोट नहीं कर पाए हैं। एक बात ये है कि सर 4% वोट उन्होंने लिया है कुछ सीटों में, बहुत वो भी इसलिए कि मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया, जो कभी बीएसपी के कैंडिडेट रहते थे, कभी समाजवादी के रहते थे, उन्हीं को टिकट दिया। उनका खुद का जनाधार था और ओवैसी की मेहनत का उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वो अपने जनाधार से जो लोग पब्लिक से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, वो मुसलमान कैंडिडेटों को वोट दिया, सारे वो वोट उनको ट्रांसफर हुआ है। तो यानी कि ओवैसी के जो भी उम्मीदवार अगर जीते भी, कोई जीता तो है नहीं, और जो 1-2 नंबर पे आया है उनका उम्मीदवार,
वो भी जो है वो जो है बहुत कम वोट उसने पाए हैं। तो इसका मतलब ये, और उस वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही जीता है, तो कहीं पे भी वैसी जो है नुकसान वैसी ने नहीं पहुंचाया। वैसी बड़ा नुकसान कहीं नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। हाँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपना नुकसान खुद किया है। ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने यकमुश्त अखिलेश को वोट दिया है, लेकिन उनका जो यादव है वो इधर उधर बिखरा है, बाकी दूसरे लोग बिखरे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, बहुत से आंकड़े सामने आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कि जहां पे जाटों को ये था कि जाट साथ में आया है। हाँ। अखिलेश यादव के, जहां पे मुसलमान कैंडिडेट थे बहुत सारे, उनको ट्रांसफर नहीं हुआ जाटों का वोट। अभी तक के आंकड़े यही आ रहे हैं, अभी और आगे आएंगे कि कितना प्रतिशत वोट बैंक ये ले पाए हैं जाटों का। लेकिन जो कन्वर्ट हुए नतीजों में, वहां पे जाट जहां जहां अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे या आरएलडी को जो कैंडिडेट का बंटवारा हुआ था, वहां मुसलमान कैंडिडेट जो जीते हैं, बहुत बहुत कम मुसलमान कैंडिडेट जीते हैं। आरएलडी के जो जीते हैं उनमें भी मिनिमम है, मतलब मुसलमानों का वोट ऐसे ही भटकता रहा है, वो कंफ्यूज रहा है कि उसको समाजवादी के अलावा कहीं जाना चाहिए। समाजवादी के कैंडिडेट थे, वहां गया है, प्रॉपर गया है वोट। 84% ये बताता है सर कि आज जो इतनी सीटें आ पाई हैं मुसलमानों की बदौलत, इतनी सीटें अखिलेश यादव के पास आ पाई हैं। तो अखिलेश मायूस क्यों रहे अभय जी? मुझे ये लगा कि कल तो अखिलेश बिल्कुल स्क्रीन पर आए भी नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो 2017 के मुकाबले अखिलेश ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर वो जो है एक जोश व खरोश, वो खुशी, वो एहसास नहीं हुआ। कहीं वो खुद को वज़ीर आला मानकर तो नहीं बैठे हुए थे? हाँ, जाहिर सी बात है, उनकी पूरी आप देखें पिछले कुछ ही महीनों से इनफैक्ट वो एक्टिव हुए थे। हाँ। और इस बार जो कई मौके उन्होंने छोड़ दिए, पूरा कोरोना पीरियड निकल गया और उस वक्त उनके पास एक मौका था कि वो फील्ड में उतरते, लोगों को ये बता पाते कि ऐसे मौके पर भी मैं आपके साथ हूं, अगर सरकार ने आपका ध्यान नहीं रखा, आपका साथ छोड़ दिया तो वो उस समय तक तो इनएक्टिव रहे। अचानक से वो जगह कोरोना पीरियड के बाद से, तो एक जो उनके पास ग्राउंड था जहां वो गेन कर सकते थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनकी पूरी राजनीति इस बात को लेकर कैलकुलेशन में व्यस्त रही कि उनको जातिगत जो यादव वोट है वो उनको मिल जाएंगे। उनको ये लगा कि मुसलमानों का वोट उनको एकमुश्त मिलेगा, थोड़ी उनको कामयाबी भी मिली इसमें। और एक और उनका कैलकुलेशन जो उनका था, जो फाइनली मुझको लगता है कि मिस कैलकुलेशन था ये भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसानों को लेकर जिस तरीके से जो नाराजगी थी सरकार के प्रति, उसको भी वो वोट में तब्दील करने में नाकाम रहे। लेकिन उनको ये ऐसा लग रहा था कि वो इस बार योगी को हटाकर वो सीएम बन जाएंगे। शायद ये जो ट्रेडिशन है, पिछले तकरीबन 4 दशक का मामला था, सरकारें रिपीट नहीं हो रही थी, तो कई एक और मिस कैलकुलेशन ये भी रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मगरबी उत्तर प्रदेश में वो जैन चौधरी पर ज्यादा निर्भर थे, उन पर ज्यादा मुनहसिर थे, उनका इन्हिसार उनके ऊपर ज्यादा था। बिल्कुल, तो उन्होंने वहां ज्यादा नहीं किया, और जैन चौधरी ये सोच के चल रहे थे कि जाट तो कहीं जा ही नहीं रहा है। बिल्कुल यही बात है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो डिपेंडेंट हो गए आरएलडी पर। वैसे देखें आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव कभी भी एक्टिव नहीं रहे। आपको होना ही चाहिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, कहा कि एक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले ही दिन पहुंच गए गुजरात रोड शो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जीत के बाद जीत की तैयारी है, यहाँ हारने के बाद भी लोग उठ नहीं पा रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं कि अगर यही रवैया मेरा कायम रहा तो अगली बार क्या, उसके बाद भी हमारे लिए सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। मोहब्बत में जब दिल टूट जाता है तो कुछ दिन तो आदमी उल्टे सीधे ख्यालात तो आ ही रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन मोहब्बत, लेकिन सियासत उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर रखता है अपना, जिसमें आप जो है आपको इस रियलिटी को ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिन लोगों से मुखातिब होते हैं वोट के लिए, आपने उनके लिए कितना काम किया। तो वहां पर ये भरोसा लोगों का जीतने में नाकाम रहे अखिलेश यादव, और ये जता नहीं पाए कि जहां पर सरकारी मशीनरी फेल हो जाती है, वहां एक अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर होने के नाते मैं आपके साथ हूं, मैं सरकार को खींचकर आपकी तरफ ला रहा हूं कि आपके लिए काम करे, और जहां सरकार काम नहीं कर पा रही है, कम से कम मैं आपके साथ आपको हौसला बढ़ाने के लिए 2024 लोकसभा इंतखाबात सामने, तो आप मेहनत फिर से शुरू करिए, तो आप वाकई 70 में से बहुत अच्छी खासी सीट ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन अभी जो जहां जिस मुकाम पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं, सीटें तो उनकी तकरीबन डबल हुई हैं। आज भी देखिए, आपने जैसे बिल्कुल वजह फरमाया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कल, वो अपने मुख्य कार्यालय जरूर पहुंचे, दोपहर में पहुंच गए थे, शायद अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए। आज उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया है, सीटें भी तकरीबन दोगुनी हो गई हैं। तो ये करके उनके पास एक ग्राउंड है अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए कि अगर मेहनत की जाए, और ये भी आप गौर करें कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जीत हार का जो फासला है वो बहुत ही कम रहा है।
500 वोट, 700 वोट, 1000 वोट, ऐसे उनको शिकस्त मिली है। तो दरअसल ये हार नहीं है, आप इसको जीत मान के चल सकते हैं। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि अगर यहाँ से भी अखिलेश यादव मेहनत करते हैं तो लोकसभा के इंतखाब में उनको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। चलिए राहुल देव जी, मैंने कहा आप बिहार झारखंड देख ही रहे हैं और बिहार में माई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बार यूपी इंतखाबात में अखिलेश यादव जो हैं वो माई फैक्टर पे बहुत टिके हुए थे। तो आपको ये जो 2022 के यूपी के चुनाव हैं और जो बिहार में हमारा पिछला चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें और इसमें कुछ समानता नज़र आती है? नहीं, समानता उतनी नहीं है जितनी बिहार में मुझे देखने को मिला। क्योंकि यदि माई फैक्टर का कारण से ओवैसी बिहार में वहाँ 5 सीट सीमांचल एरिया में ले पाए थे। जी। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई करिश्मा वो नहीं कर पाए। ठीक है। और माई समीकरण बिहार में इस बार भी उतना प्रभावी नहीं था। यदि प्रभावी होता तो तेजस्वी यादव सीएम होते। और मेरा ऐसा मानना है कि यूपी में माई समीकरण उतना प्रभावकारी नहीं रहा जैसा कि बिहार में कुछ एरिया में, कुछ सेक्टर में, कुछ जिला में जहां ये समीकरण अपने चरम पे है। लेकिन सभी पूरे बिहार में आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे माना जाता था कि पूर्वांचल का जो एरिया है उसमें ये समीकरण कुछ हावी हो सकता है। यूपी के चुनाव को आप देखें, क्योंकि आप जब बिहार में आगे जब चुनाव होने वाला होगा तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लिए यहाँ से कोई संदेश है, कोई पैगाम जा रहा है? ये संदेश जैसे कुछ ही दिनों में आप देखे होंगे कि बिहार में विधान परिषद के चुनाव के लेकर दोनों पार्टी अलग अलग सुर अपना रहे हैं। आरजेडी अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत हुई है, ठीक है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों फिर से एक साथ भविष्य में आने की ओर प्रेरित होंगे। क्योंकि ये माना जा रहा है कि दोनों साथ लड़के ही हम कुछ जीत पाएंगे, अकेले अकेले तो बहुत मुश्किल है। ये सबके लिए है पैगाम, सबके लिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कहा, टीएमसी का भी ये आया है कि भाई कांग्रेस अब यहाँ से हमारे साथ जुड़कर लड़ना शुरू करे। अब वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी समझना बंद करके जो है वो अब सबके साथ मिल जाए। वो उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है। पिछले दिनों यदि आप देखे होंगे कि अपना तेलंगाना के सीएम महाराष्ट्र गए थे और वहाँ से एक स्टेटमेंट आया कि नीतीश कुमार को हम विपक्ष के राष्ट्रपति के रूप में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। एक शगुफा छोड़ा गया कि देखे नीतीश कुमार जी की इच्छा अभी भी क्या बलवती है राष्ट्रपति के लिए या कुछ के लिए। लेकिन हमने तुरंत ही उस दिन नीतीश कुमार के एक रैली में थे तो हमने तो उनसे पूछा, बोले सब बकवास की बात है। लेकिन उसी के कुछ ही दिन बाद फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचे हेमंत सोरेन के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष है कहीं न कहीं एक साथ गोलबंद होने की कोशिश लगातार जारी है। कि कहीं न कहीं अकेले तो अब मुश्किल है। इस विशालकाय हाथी कहिए, उसका जो कह सकते हैं, पार्टी से लड़ पाना मुश्किल है। इसलिए सबको एकजुट करने के लिए यदा कदा कभी ममता बनर्जी प्रयास कर रही है, कभी चंद्रशेखर राव जी प्रयास कर रहे हैं, कभी शरद पवार जी बुलबुले निकालते हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन कितने सफल हो पाएंगे ये मुश्किल है। क्योंकि एक चीज मुझे पूछिए, ये आखिरी राउंड में जो ममता बनर्जी बनारस गई उसका अखिलेश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? देखिए, वास्तव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी का बोलबाला रहा है तो अब कम से कम फायदा तो एक भी पैसा देखने को नहीं मिला वहां पर। और नुकसान की बात तो मैं नहीं कह सकता जब तक कि वोटों का पूरी डेटा हमारे पास नहीं आ जाता है। लेकिन उनको फायदा तो कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ममता बनर्जी की जो अपील है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार योगी का बोलबाला रहा। बनारस पहुंची थी वो, वहां पर से मोदी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, लोकसभा की नुमाइंदगी वो वहीं से करते हैं। तो इसका कोई फायदा अखिलेश यादव को नहीं मिला है। अच्छा, ये बात बिल्कुल साफ है। नुकसान हुआ है? नुकसान की बात मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जो वोट बैंक बीजेपी का है वो सीधे सीधे उनके पास वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के आने से जो अखिलेश यादव का वोट है वो बीजेपी को सिर्फ इसलिए चला गया होगा कि उसकी पैरवी कर रही है ममता बनर्जी। कहा गया कि वेस्ट बंगाल चुनाव में जो भीड़ गई थी वो यूपी बिहार से गई हुई थी,
तो वो वहां से जब वो लौटी और हार के लौटी तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लेकर उसके दिल में एक जो है मनफी रुझानात रहे होंगे, एक नेगेटिव रहा होगा। सही भी है। हाँ। तो वही भीड़ वहां गई थी जो कि बीजेपी की सपोर्टर है, तो वही अच्छा वो पहले बीजेपी की सपोर्टर है। वो बदली नहीं लेकिन। हाँ, तो वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए, जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जो वोटर यूपी बिहार से अगर बंगाल चला जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो वापस आएगा और बीजेपी की वहां हार हो गई तो वो बीजेपी से नाराज हो गया, दुखी हो गया, या उसने उसे मुंह मोड़ दिया। तो ये उसका एक कैडर आप उसको समझ सकते हैं। जो बल्कि वो उसकी जब ममता बनर्जी आई तो उसने कहा कि चलो हराना है, तो ये जरूर हुआ कि हम घर में बैठे हैं, कभी कभी ये भी आता है कि चलिए हमारी पार्टी जीत रही है, हम बाहर वोट करने के लिए नहीं गए। तो ऐसे में अगर बदले की कोई भावना रही भी होगी तो न सिर्फ वो वोट देने गए बल्कि अपने आसपास के लोगों को लेकर गए कि भाई घर में मत बैठो, चलो हमें वोट करना है, अपनी पार्टी को जिताना है। ये रजा भाई कुछ कह रहे हैं जी। इसमें एक कमेंट ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अभय सर ने बात कही। कार्यकर्ताओं का मनोबल उस चुनाव तक बनाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों ने नहीं किया है। लास्ट टाइम इलेक्शन के अनाउंसमेंट के कुछ महीने पहले जो इन्होंने शुरुआत की, कोरोना हो सकता है, बीजेपी लगातार मेहनत कर रही थी, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही थी, संगठन के प्रोग्राम्स हो रहे थे, और मायावती को कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में, और वो घर से बाहर नहीं निकल के आई। वोट शेयर उनका ऐसा घटा है सर, वोट शेयर परसेंट ऐसा घटा है, बताया जा रहा है कि 22 से सीधे 9% पे आ गया है इस इलेक्शन में। तो अखिलेश इस उम्मीद में थे कि मायावती की तरफ कुछ सीटें ट्रांसफर होंगी, तो हम यहां से ऐसे कैलकुलेशन से मेजोरिटी के आसपास आ जाएंगे। मायावती फैक्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन चुनाव में। अगर ये था कि अगर मायावती 50 सीट से ऊपर ले जाए तब बीजेपी नीचे आ जाएगी या ऊपर चली जाएंगी, तो इस तरह के मायावती का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट था? इन नतीजों में मायावती का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था उत्तर प्रदेश के लिए। मायावती बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका संगठन है। तो वो जो जिस तरीके से उनको लगा कि इनके संगठन में वोट परसेंटेज ट्रांसफर होता है सीधे, और जिताने हराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा डाइवर्ट होता लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया, जैसा कि मायावती ने आज कहा भी कि गलत मैसेज कन्वे हुआ है। गलत मैसेज कन्वे नहीं हुआ, वोट बैंक लगातार उनका जनाधार उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। एक सीट जो जीती है वो भी उमाशंकर सिंह बलिया से, रसाड़ा सीट से जीते हैं, वो भी सालों साल वो अब उनकी अपनी ही सीट है, एक तरह अपनी सीट है सर। अब वो लगातार लोगों को धार्मिक यात्राएं कराते हैं, शादियां कराते हैं। ये हम उनको बीएसपी का प्रत्याशी जरूर कह सकते हैं, लेकिन बीएसपी की वजह से वो नहीं जीते हैं। वो हाथी की सवारी से नहीं जीते, वो हाथ उनका पर्सनल है, उन्होंने अपनी पर्सनल जो मेहनत की थी वो जीती। बीएसपी उत्तर प्रदेश में 0 पे है। ठीक है। अच्छा पीसीआर, एक बार आप पूछ लूं, क्या हम ब्रेक पे जाना चाहिए या हम अभी कंटिन्यू करें? ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और फिर हम जरा अपने न्यूज़ रूम में जाएंगे और लोगों से बातचीत करके उनके भी ख्यालात जानेंगे। देखिए, हम आज रिजल्ट के बाद इसलिए बात कर रहे हैं, ये जो हमारे बीच में सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ रूम है। यहाँ पर इन्होंने पूरे 2 महीने जो है इन चुनाव को बहुत गौर से देखा है, समझा है, इन तक दुनिया भर की रिपोर्ट्स पहुंची हैं, उसके बाद हम इनसे बात कर रहे हैं और ये सही एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। इनका कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, इसलिए हम आपके बीच में हैं, कहीं जाएगा नहीं। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर खैर मकदम है हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूज रूम लाइव में। यहां से हम जो है कल के जो जितने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज आए हैं उन पर गौर कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज रूम है, जैसे कि मैंने बताया। आप पीछे तक देखिए, यहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने गुज़िश्ता कई माह तक इन 5 असेंबली इंतखाबात को समझा है, परखा है और इन नताइज को देखा है, ओपिनियन पोल्स को देखा है, एग्जिट पोल को देखा है और एग्जैक्ट पोल को देखा है। और उसके बाद जो है हम इनसे बात कर रहे हैं ताकि हम इन नताइज का एनालिसिस कर सकें, इनका जायजा ले सकें, ताकि आगे का जो मुस्तकबिल है सियासत का उस पर गौर कर सकें। यहां पर एक बच्ची हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं और ये हम इनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, आपने जो है किस रियासत को, राज्य को सबसे ज्यादा देखा चुनाव में? जी मैंने पंजाब को देखा। जहाँ तक रट की बात है, मैं पंजाब चुनाव पर नजर बनाई हुई थी। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश को देखा मैंने, उत्तर प्रदेश पे नज़र बनाया हुआ था मैंने, पंजाब को भी देखा। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो जीत गई है। 273 सीट्स मिले हैं बीजेपी को। और जो योगी आदित्यनाथ हैं गोरखपुर से जीते हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं वो। हालांकि अखिलेश यादव भी अपनी विधानसभा से जीते हैं, लेकिन जो अगर हम सपा की बात करें तो सपा सिर्फ 125 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव को क्या नुकसान पहुंचा है? क्यों अखिलेश जो है, अखिलेश वैसे बहुत अच्छा जीते हैं लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में मायूसी क्यों है? समाजवादी पार्टी में मायूसी इस बात को लेकर है क्योंकि वहाँ पर जो है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये देखने मिला था कि आए दिन गुंडागर्दी जो है वो होती रहती थी। जो कि बीजेपी ने भी कहा था कि जब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर से वही गुंडागर्दी देखने मिलेगी। और जो आपको नहीं लगता कि हर सियासी पार्टी के अपने अलग अलग गुंडे होते हैं? जी बिल्कुल होते ही हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब एक ग्रुप में आते हैं लोग अपनी पार्टी की तरफ से सपोर्ट में करने के लिए, लेकिन जो जैसा कि बिहार में भी हमने देखा था कि जब राजद की सरकार थी तो वहाँ पे भी यही कहा जाता था कि जंगल राज है। बिल्कुल वैसा ही अखिलेश यादव के केस में भी है कि सपा की जब सरकार थी, 5 साल में योगी जी की हुकूमत में कुछ इस तरह की चीजें नहीं हुई। हाथरस नहीं हुआ, उन्नाव नहीं हुआ, कानपुर नहीं हुआ, इस तरह गोरखपुर नहीं हुआ, इस तरह की चीजें नहीं हुई। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जो सबसे बड़ी बात है वो योगी जी ने किया है। जो बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है वो पहले से कई ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बीजेपी को, योगी जी को राम के नाम पे वोट मिला है या काम के नाम पे वोट मिला है? जी नहीं, काम के नाम पर वोट मिला है। मुझे लगता है एक लाभार्थी वर्ग की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने जो है वो बीजेपी को वोट दिया है और उन्होंने ही बीजेपी को जिताया है। आप होती तो किसको वोट देती? अब ये तो पर्सनल ओपिनियन है, पर मैं अगर होती तो, अगर उत्तर प्रदेश में मैं होती तो मैं भी शायद बीजेपी को ही वोट देती, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी की बात होती है तो वो बहुत ही सही। जब आप महिलाओं की सेफ्टी की बात करती हैं तो हाथरस और उन्नाव जैसी जो घटनाएं होती हैं वो किसी प्रकार से विचलित नहीं करती? विचलित करती हैं, ज़रूर करती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि जब अभी पहले ऐसा नहीं था कि लड़कियां रात में बाहर निकलती हुई दिखती थी। योगी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि रात के 12 बजे भी अगर वो निकलते हैं और लड़कियों को स्कूटी पे चलते हुए देखते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए देखिए नाज़रीन, ये एक
नौजवान लड़की हैं और प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया था, लेकिन ये कह रही है कि लड़की जो है स्कूटी पे चल सकती हूँ और उसको कोई खतरा नहीं है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे हिफाजत मिल रही है। और शायद इस वजह से जो है ये योगी जी को की तरफ जाती हैं, जब इनका वोट नहीं था, लेकिन ये तो काम पे लगी हुई थी। यहाँ पर और भी है एक और यहाँ पर खातून है, बच्ची हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहा है। स्नेहा, आपने किस रियासत को, किस राज्य को देखा? फिलहाल मैं तो मैं नहीं थी रिट में, लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस बार जनता ने मोदी को इसलिए चुना है क्योंकि मोदी को कि योगी को? मोदी योगी को चुना है ऑब्वियसली, लेकिन बीजेपी की लहर है तो मोदी के भरोसे ही योगी को वोट मिला ये है। कहते हैं कि 2017 मोदी का था क्योंकि तब योगी का नाम नहीं था, योगी कहीं पर भी नहीं थे। 2022 योगी का है क्योंकि इस बार योगी सीएम थे और सीएम बनना था। योगी सीएम है लेकिन पीछे से मोदी का सपोर्ट है। जब तक मोदी नहीं तब तक योगी नहीं। देखिए नाज़रीन, जब तक मोदी नहीं तब तक योगी नहीं। ये चुनाव भी जो 2022 है वो योगी का नहीं है, ये कह रही है मोदी का है। मोदी फैक्टर है हर चुनाव। आप 4 राज्यों की बात कर लीजिए, आप देख सकते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट मिला है किसके बदौलत? मोदी की बदौलत। हम उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो व्यूज़ है उसको, जनता का जो ओपिनियन है मैं उसे बता रही हूँ। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, टेलीविज़न हो, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे मोदी साहब क्यों ना लोगों के बीच खुद ही चले जाएं, तो जहाँ भी जाएं तो लोग मोदी में ही रहते हैं। क्योंकि उन्हें भरोसा एक हो गया, एक अलग सा भरोसा हो गया है कि जब तक मोदी की गवर्नमेंट है तब तक इंडिया सुरक्षित है। ऐसा ये सिर्फ लोगों का विचार है या दिखाई भी देता है कि वाकई सुरक्षित है? जाहिर सी बात है कि सुरक्षित है, विचार नहीं है केवल, क्योंकि विचार तब तक ही रहते हैं, कुछ पलों के लिए रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि धरातल पे जो काम आते हैं वो दिखते हैं और लोग उसको एब्जॉर्व करते हैं। इतनी सारी जनता जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं बैठी है ना। ऑब्वियसली बात है कि उनकी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्त है। भक्ति तब तक रहती है जब तक भगवान में वो क्या बोलते हैं कि एक अलग सा विचार होता है कि हाँ, क्या बोलते हैं, भगवान पर आंख बंद करके भरोसा होता है। लेकिन अंधभक्त बोलते हैं, या अंधभक्ति या वो भक्ति में शक्ति। हाँ, भक्ति में शक्ति। अंधभक्ति तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को लगातार चांसेस मिल रहे हैं और बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। लोग जातिवाद, परिवारवाद सबसे ऊपर उठ गए हैं और सबसे ऊपर। ऐसा तो नहीं लगता कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो बड़ा कमजोर है, वो ढंग से नहीं लड़ना जानता, नहीं लड़ता, या वो बिखरा सा है? कह सकते हैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। विपक्ष एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस को ही देख लीजिए ना, एक विकल्प है बीजेपी के अपोजिट कांग्रेस। कोई उनका स्ट्रैटेजी ही नहीं है ना। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि आलू उगा के सोना, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। कोई मतलब उनका कोई तर्क ही नहीं होता है। अब आप जनता को कैसे रिझाओगे, जनता के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, उन्हें नहीं पता है। शायद इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के बाद जो विरासत आई है राहुल गांधी की, शायद राहुल गांधी वो विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी। तो अपोजिशन जो है बहुत कमज़ोर है, इसलिए जो गवर्नमेंट में है उन्हें मौका मिल रहा है। लोगों के पास विकल्प नहीं है। लोग राहुल गांधी को विकल्प के तौर पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोदी के अलावा अभी जहाँ तक लोगों का विचार देखा जाए, लोगों का कहना है कि कोई विकल्प नहीं है, राहुल गांधी को चांसेस नहीं दे सकते हैं। पता नहीं भारत का क्या होगा। चलिए नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये नई नस्ल है, ये इस अंदाज से सोच रही है और इसका जो एक सोच का तरीका है वो बदला है। मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टीज को, सभी सियासी पार्टियों को, ये जो वोटर है ये सबसे बड़ा वोटर है और इसका जो अंदाज है वो बहुत मुख्तलिफ है। ये अलग अंदाज से सोच रहा है वोटर। और मुझे लगता है कि जो लोग मैदान में आते हैं सियासी, वो शायद इस वोटर को नहीं सोचते और वो कुछ और ख्याल पाल लेते हैं दिल में और इस वजह से उनकी शिकस्त होती है। हमें इस वोटर का भी ख्याल रखना है जो कहता है तुम चाहे मुझे अंधभक्त भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन आप कहीं पे लड़ने तो आइए, आप कहीं पर दिखाई तो दीजिए, आप लड़िए। तो आप लड़ते नहीं हैं, वो ये कहता है। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं पुखराज हूँ, देव कुमार पुखराज। पुखराज? जी जी। पुखराज किस राशि में पहना जाता है? ये राशि और पहनने वाले सब
पहनते हैं, अब उसमें राशि वाले को भी ज़्यादा आइडिया है। ज्योतिष नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, तो आप सियासी पंडित तो है ना? नहीं, सियासी पंडित भी नहीं है। अच्छा। सियासत में रुचि रखने वाले लोग हैं। हाँ, तो बताइए इन नतीजों को आप किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश का जो मुझे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और इन सबको पांचों जो मणिपुर, इन सब के नतीजों में जहां देखिए 4 रियासतें बीजेपी के पास चली गई हैं, एक में आम आदमी पार्टी आई है, तो इन सब के नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? चारों में लगभग बीजेपी सरकार थी, बीजेपी ने रिटेन किया है उन राज्यों में। हाँ। और पंजाब में बीजेपी थी नहीं, तो पंजाब की बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो बीजेपी नहीं थी। नहीं, जैसे मणिपुर में तो तोड़ चलता रहता है। वो उन्हीं की इलाज थी। हाँ। एन बीरेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, वो बीजेपी से बहुत पहले काफी मिल गए थे और उनकी फिर वापसी हुई है, बड़ी वापसी हुई है। गोवा में भी आप लगभग पहले से ज्यादा सीटें मिली है। और यूपी में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, जिसको सबसे सारे लोगों की नजर वहाँ यूपी में थी, इसलिए कि वहाँ जोगी का काम भी था, जोगी का नाम जहाँ प्रधानमंत्री था, डबल इंजन बोला जाता था। तो वहाँ पर जो मुख्य काम रहा कि एक तो इन लोगों ने सशक्तिकरण किया लोगों का, जो अनाज का मुफ्त राशन का था, लाभार्थी जो लाभार्थी जो दूसरा इन्होंने जो सोशल इक्वेशन जो था, वो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स, वो बहुत कामयाब रहे। एक तरफ जो अखिलेश जी का अलायंस था, जिसमें मेनली YMY जिसको बोलते हैं, जो बिहार में फॉर्मूला चलता है, वो उत्तर प्रदेश में था, माई का कृपा। और दूसरी तरफ इनका जो था ये सोशल इंजीनियरिंग, जिसको आज वो वैसी जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये 80 और 20 का चुनाव है, माने 80% लोग एक तरफ रहे और 20% एक रहे। जब तक ये रहेगा तभी तक ये कोई दूसरी पार्टियां बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, ऐसा उनका आकलन है। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो एक और काम करते हैं, वो तेलंगाना में इतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते जहां उनका बुनियाद है, जहां उनकी बेस है, लेकिन वो तेलंगाना से बाहर निकल के इतनी ज्यादा। दरअसल ओवैसी साहब अपनी पार्टी को पैन इंडिया करना चाहते हैं। हाँ। हर आदमी चाहता है सियासतदान कि उनकी पैन इंडिया, उसकी 4% वोट मिल जाए, 4% 0.4% बन जाऊं वो 0. लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 0.2 से 0.4 तक पहुंचे हैं। और खास बात ये रहे कि उन्हें 87 या ऐसा उम्मीदवार लगाए थे और कुछ अलायंस भी किए थे छोटे छोटे, लेकिन इनके उम्मीदवार कोई 5000 वोट भी नहीं पा सके और सबकी जमानतें जब्त हो गई। तो कुल मिला के यह जो फैक्टर था ओवैसी साहब का, वो वहाँ कारगर नहीं रहा। और जिसको लेकर के डर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले बाकी लोग कि ये मुसलमान वोट बटेगा, वो तो बटा नहीं। ओवैसी साहब तो साहब कहते हैं कि भाई देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में लड़ा, लेकिन उत्तराखंड में तो मैं नहीं था, आप क्यों हारे? मैं गोवा में नहीं था, आप क्यों हारे? मैं पंजाब में नहीं था, आप क्यों हारे? मैं मणिपुर में नहीं था, आप क्यों हारे? इसका जवाब अपोजिशन के पास नहीं है। और दूसरी बात यह कि ओवैसी साहब की पार्टी में जो भीड़ आ रही थी, बहुत रैलियों में बहुत काफी भीड़ थी और लोग काफी सुनने उनको आ रहे थे, जो उनको पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में उनकी पार्टी पैन इंडिया हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैसी तो आप वैसी जी को वोट देंगे? नहीं, मैं वैसी वोट की बात नहीं कर रहा हूं। पैन इंडिया अगर हो जाए तो? नहीं, क्यों नहीं देंगे। उनकी यदि अच्छी राजनीति चलेगी तो हम। राजनीति कैसी है? उनकी राजनीति बहुत अच्छी है। जो राजनीति बीजेपी की है वैसी राजनीति ओवैसी की है, तो इसमें कहाँ दो रहा है। वो भी एक खास ओवैसी की राजनीति जो है राष्ट्रवाद की राजनीति है। राष्ट्रवाद की तो गैर राष्ट्रवादी भी नहीं है ना। अच्छा। वो भी तो इसी संविधान के तहत चुने गए हैं और वो बात करते हैं और जनता से वो सुलभ हैं। बाकी बीजेपी के नेताओं की तरह जनता से दूर नहीं है। सबसे बड़ी खास ओवैसी की बात यह है कि ओवैसी जी आम लोगों से जितना मिलते हैं, जितना लोग ये काम करते हैं, उतना बीजेपी कोई नेता नहीं करता है। ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात है कि उनको सुरक्षा का तामझाम है। उनको ये है। बताइए, आप हैदराबाद में बैठ के बात बोल रहे हैं? मैं कहीं भी बोल रहा हूँ। मैं हैदराबाद में उनको जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उनके अस्पताल में जाइए, कितने गरीबों के इलाज होते हैं। वो जितने लोगों के सुलभ हैं, उतना कोई नेता बीजेपी का सुलभ नहीं है। तो वैसी तो पैन इंडिया होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। आने वाला दिन देखिएगा। वैसे साहब, आप तक ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। ये चाहते हैं पुखराज जी के आप जो है पैन इंडिया बन जाएं, और ये सियासी पंडित हैं बहुत तगड़े किस्म के, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आप जो है देश को जो है बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपकी राजनीति भी राष्ट्रवाद की राजनीति है। वैसे जैसे नेताओं की जरूरत है, जो लोगों में सहज हो, सुलभ हो और जो लोगों के काम करता हो, जनता का काम करता हो। ये बीजेपी सरकार में भले आ जाती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से आप मिलकर देखिए वो कितने एरोगेंट होते हैं। अच्छा। तो उसमें ओवैसी के पैरेलल में बीजेपी के पास बहुत गिने चुने नेता हैं। उनका पैन बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर है, उनका वोट बैंक ज्यादा है। मेरे पैनल से कोई पूछ रहा है कि कहाँ से आप जो उनके साथ जुड़ेंगे? नहीं, मैं उनके साथ हैदराबाद में ही है। मैं जी तो हैदराबाद से ही है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने एक बिल्कुल नए अंदाज की जो है बात आपने कही है। अरे हमारे एक एंकर यहाँ पर मौजूद है। कैसे भाई आप? एकदम बढ़िया। जी, अपना तारुफ कराइए, हमारे नाज़रीन के लिए, उर्दू वाले भी आपको पहचाने। बिल्कुल, ललित प्रजापति और
न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ का मैं हिस्सा हूँ लंबे हाँ। अरसे से, और आपसे तो खैर चर्चा हाँ जी जी, आप जो है ये बिल्कुल बॉर्डर पर हैं यूपी के जी। तो आप जो है इन नतीजों को किस तरह देख रहे हैं? तरीका, काम करने का तरीका, हाँ और पूरे देश की राजनीति के लिए काम करने का तरीका। दरअसल मैं इसी बात पर तमाम एग्जिट पोल, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था सर हाँ। कि मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं 50 साल से कर रहा हूँ, अगर इस तरह के नतीजे आ गए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कल उन्हीं की बातों को हमने बदलता देखा। एक बात तो तय है कि भाजपा ने काम करने का जो तरीका ट्रेंड सेट किया है, एक तरफ डेवलपमेंट पे फोकस, दूसरी तरफ आक्रामक जो उनका रवैया रहता है, आक्रामक कैंपेनिंग, उसमें भी थोड़ा सा मजहब वाला तड़का, और तीसरा के सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं। अगर इसी रफ्तार से कांग्रेस आगे जाती रही तो जैसे आज फिल्म आई है कश्मीरी फाइल्स पे, ऐसी एक फिल्म आ जाएगी एक थी कांग्रेस, कुछ इस तरह की स्थितियां उन्होंने बना दी हैं। एक और वो टाइगर वाली एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस एक था टाइगर, अगर इसी रफ्तार से रहा। दूसरा एक और जो खास चीज मुझे इन चुनाव को देखकर लगी, एमपी पर भी मैं आ रहा हूँ, दूसरा जो एक चीज और खास इन चुनावों को देखकर लगी कि जो बाकी पार्टियां हैं वो मानस को पकड़ने में कमजोर रही हैं, और एक जो पहलू कि बसपा सुप्रीमो मायावती, ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब खुद से ये कहना चाहिए राजनीतिक आत्मघात, राजनीतिक सुसाइड काइंड ऑफ थिंग। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो चूंकि संघ की, जैसे बहुत से लोग कहते थे कि आपने कहा ना जिस तरह ये बीजेपी ने कल अंदाज की सियासत की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वोटर का माइंड समझ चुकी है और वोटर जो है अब एक अलग अंदाज से सोच रहा है जिसको बाकी राजनीतिक पार्टी नहीं सोच पा रही है, कि वोटर जो है जात पात से बाहर निकल रहा है, धर्म से बाहर निकल रहा है, काम देख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? दरअसल ये वाला फैक्टर ज्यादा है, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि हम एक पेड़ पर बैठ गए हैं, फिर उस पेड़ की उस शाख को हम काट रहे हैं जिस पर हम खुद बैठे हुए हैं, और हम अत्यंत आनंद में हैं। वो शाख जब कटेगी और हम धड़ाम से गिरेंगे तब तक देर बहुत हो जाएगी। सवाल ये है, कल बहुत सारे डॉक्टर रमन की तरह जिस डाल पे बैठे हैं वही डाल काट रहे हैं। नहीं, एक चीज और है, मैं अपनी डाल काट रहा हूँ और मैं दूसरे को देख के खुश हो रहा हूँ कि ये अपनी डाल काट रहा है। हम दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं कि ये अपनी डाल काट रहा है। दरअसल शाखाएं हम सब काट रहे हैं, और जब वो धड़ाम करके गिरेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो रहेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, मेरी शाखा जो है वो पानी के ऊपर है दरिया में, तो मैं शायद बचाऊंगा। ये भी एक हो सकता है। हाँ, ठीक है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे आपने देखा कि ज्यादातर जो एक संघ की अगर प्रयोगशाला हम कहें, एक करीने से काम करती है पार्टी। भागवत साहब पहुंचे, आदिवासियों पर उन्होंने बात कर दी, उसके बाद आप देखिएगा कि बीजेपी के आगे के जितने कार्यक्रम रहेंगे वो अचानक से आदिवासी सेंट्रलाइज हो जाएंगे। कई मसले आदिवासियों से जुड़े हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं रहना भाई, ना हमें हिंदू में आना ना मुसलमान में आना, हम आदिवासी हैं। अंग्रेजों ने भी उनके कॉलम को खाली रखा, पर जैसे ही भागवत साहब से आदिवासी निकला है उसके बाद बीजेपी की पूरी राजनीति आदिवासी सेंट्रिक हो गई। तमाम जलसे मध्य प्रदेश में आदिवासियों से आदिवासी थीम पर होने लगे, वो उनके फोकस में है, और वो तैयारी अगली शुरू हो चुकी है। हम साइकिल में उलझे रहेंगे या बाबा बबुआ लड़की हूं लड़ सकती हूं, इन सब में उलझा के उनकी आगे की तैयारी चल रही है। उन्होंने अगला 2024 का जो प्रयोग है, रिएक्शनरी फोर्स है और वो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने ये पता है कि अच्छा हमने ये कहा है, इस पर ये रिएक्शन आएगा, हमने ये कहा है, इस पर ये रिएक्शन आएगा, और इस पर हमारा ये एक्शन होगा। और बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो एक्शन के फेर में ही उलझी हुई हैं। उन्होंने कहा एक तगड़ा सा जवाब दे देना है। कांग्रेस के पास एक सांसद ने पत्र लिखा था दक्षिण के कि भाई ये हमारी यूएसपी नहीं है, ये मंदिर मस्जिद वाली हमारी यूएसपी नहीं है, हमने उस पे नहीं जाना। हमारा जो मूल वो विचार है या कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, कांग्रेस क्या करेगी। चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सेट कर देते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, और मध्य प्रदेश से इसके प्रयोग होते हैं सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश से इसके प्रयोग होते हैं। अब ये जो राज्य है इसमें सीएम शिवराज स्टार प्रचारक के तौर पर गए थे, मेहनत वो जबरदस्त तरीके से करते हैं। उतनी मेहनत करने वाला हमारे पास कोई अपोजिशन में कोई बंदा नहीं है कि भाई उतनी मेहनत कर पा रहा हो। और फिर मामा भी है, वो मामा भी है। वो वही उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो हर आदमी को लगता है ये बिल्कुल आम आदमी है भाई, ये मेरी तरह है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कई खानों में बटी हुई भी है ना। हाँ, वहाँ ढेर सारी कांग्रेस है। कमलनाथ कांग्रेस है, दिग्विजय कांग्रेस है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चली गए। हाँ, वो कांग्रेस अब भाजपा हो गई है। और बहुत सारी वहां पर कांग्रेस है। एक दिक्कत, दूसरा कि चूंकि कमलनाथ इतने बड़े कद के नेता हैं
और 2 पद भी उनके पास हैं। अब अगर किसी को बात अपनी रखनी भी है तो वो उतना खुलकर बात रख नहीं पाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, यहाँ भी दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम में जब हम बात करते हैं तो हमें ये एंकर जो है यहाँ वैसे नहीं मिलेंगे उर्दू पर, लेकिन आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जो आप बात कह रहे थे ना कि 40 साल का तजुर्बा, 50 साल का तजुर्बा, उसमें हम जो है हर तरह के ट्वीट डालते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो हम सिर्फ वही वाले ट्वीट का स्क्रीनशॉट देते हैं जो थोड़ा सा करीब होता है रिजल्ट के। हम कहते हैं देखिए, हमने बहुत पहले यही कहा था। हमने जो उल्टा कहा होता है वो कभी नहीं दिखाते हैं, ये भी बात भी है। अरे खालिद मुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद साहब, कैसा लग रहा है आपको, ये नतीजे कैसे लग रहे हैं? जी, जाहिर है कि हुक्मरान जमात बीजेपी जो है इसमें अपना फिर से उसने सिक्का जमाया है मुख्तलिफ रियासतों में, और दीगर रियासतों पे आपने अच्छी खासी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है। मैं इस वक्त इन इंतखाबात में न्यूज़ 18 नेटवर्क की जानिब से गोवा को देख रहा था, उसके नताइज को देख रहा था। अगर आप मुनासिब समझे तो उस सिलसिले में हम गुफ्तगू करें। जी जी, कीजिए। गोवा की 2-3 खुसूसियात तहसीन भाई मैं बताऊं कि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के दिगंबर कामत वहाँ सीएम कैंडिडेट थे, सीएम भी थे। उन्होंने इस रिवायत को बदल दिया कि वहाँ दोबारा साबिका पार्टी की हुकूमत नहीं आया करती थी। दूसरी बात ये कि गोवा एक ऐसी रियासत है जहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, करीब 83% या उससे ज़्यादा इस बार तो कम हुआ। और नहीं, बिलउमूम जो है 80% वोटिंग जो है एक अच्छी खासी वो है नंबर है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि गोवा में जो है मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद में एक अलग तरह की सियासत और उसका गठजोड़ और जुगाड़, ये सब सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट गोवा की लीडरशिप और गोवा बीजेपी के इंचार्ज जो महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इनके जिम्मे उसकी कमान दी गई थी। तो इन्होंने वो कोशिश की है कि पर्रिकर के असर से बाहर निकल करके एक अलग तरह की सियासत को उन्होंने कोशिश की। भी जो है उत्पल पर्रिकर को पणजी से टिकट नहीं दिया गया और उसके नतीजे में यह माना जा रहा था कि भाजपा को जो है इसका कोई झटका लगेगा, लेकिन अब जाहिर है कि नताइज ने बता दिया है कि वैसा कुछ नहीं हुआ। और उत्पल ने जो है कई सारे संगीन इल्जामात भी पार्टी पर लगाए थे। चौथी खुसूसियत ये रही कि जैसे कि और भी कई रियासतों में बीजेपी को दूसरी अक़लियतें और दूसरों का ज़ातों का भी उनको की हिमायत मिली है, तो गोवा में क्रिश्चियनों ने अच्छी खासी तादाद में वोट दिया है, ये साबित हो गया। और नावेली एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, वहाँ भी बीजेपी चुन करके आई है। तो ये दिखाई दे रहा है कि समाज के मुख्तलिफ तबकात का बीजेपी को जो है वो फायदा मिला। क्या महाराष्ट्र में कुछ असर पड़ेगा? महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा वहाँ मजबूत बन करके अपने आप को उस शक्ल में पेश करेंगे। लेकिन शरद पवार का कल एक बयान आया है बीजेपी की जानिब से, ये बात कही जा रही है कि गोवा के बाद अब पड़ोस में अब महाराष्ट्र पर हमारी नज़र है। तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम भी तैयार हैं। तो यूं तो कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर शरद पवार की क़यादत में जो महाराष्ट्र की हुकूमत चल रही है 3 पार्टियों के साथ, तो वो लोग अपने आप को अभी से तैयार कर रहे हैं, ये भी हमें सामने रखना पड़ेगा। चलिए, वक्त बहुत कम है क्योंकि अभी मुझे वापस पैनल पे जाना है और ये गुजरात से भी हमारे एक साथी आ गए हैं। अपने रुख से नकाब हटाएंगे। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर। अब मोदी जी आज जो है गुजरात चले गए कल जीत के बाद, क्या सर, पहले से तय था, जाना था, वो तो 24 आवर वर्किंग करते हैं। हारते तब भी जाते? नहीं सर, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एग्जिट पोल भी दिखा रहा था और आम जनता भी कह रही थी, क्योंकि उन्होंने काम किया है। नहीं, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उनको सब कह रहे थे कि वो गोदी मीडिया वाले हैं। नहीं, देखिए सर, ये बातें करने वाले बहुत हैं। आप पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। लगातार वो यूपी उनको 4 बार जीता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। मोदी जी की लगातार जीत हो रही है, उनके नेतृत्व पे वोट चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, योगी जी हैं और गुजरात में कोई भी हो। तो गुजरात में कब चुनाव है? अब गुजरात में बस अब जल्दी चुनाव होने वाले, इसलिए तो मोदी जी आज से लग गए हैं उसमें। अच्छा जी तो सर, मतलब ये लोग थकते नहीं है? नहीं सर, वो और ये गुजराती लोग सर थकते ही नहीं है। अच्छा। गुजराती लोग में उसकी हवा में ही वो जादू है सर, बिजनेस क्लास। वो मीठा ज्यादा खाते हैं? नहीं, मीठा ज्यादा खाते हैं और काम भी ऐसा करते हैं कि सबको मीठा लगता है। हाँ। जी सर।
तो ठीक है, अब धन्यवाद। गुजरात में आपसे फिर मिलेंगे। जी सर। और नाज़रीन, बस वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मुझे पैनल से कहा जा रहा है मैं जल्दी से वाइंड अप करूं इसको, और मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। ये थोड़े से झटके आपको कैमरे से मिलेंगे, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है और वक्त भी कम हो रहा था, बस मैं आखिर में 30-30 सेकंड आप सब लोगों से बात करूँगा। यहाँ से जो है नतीजों को हम कहाँ लेके जाएँ राहुल देव जी? नतीजे ये बहुत आगे जाएगी और ये डिजिटल के द्वारा आगे जाएगी। जिस प्रकार से बीजेपी की पूरी कैंपेन डिजिटल पे फोकस है और ये डिजिटल अब यूथ को आगे खींचने की ओर प्रेरित कर रही है, और जिसका नतीजा जो है इस चुनाव में भी मिला, और अगले चुनाव में भी डिजिटल फोकस ही ये चुनाव का एक माध्यम होगी और लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगी। चलिए अभय जी, क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ से मुझको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने एक इंडिकेशन दिया है कि सिर्फ जाति के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर जो लोग राज्य की राजनीति करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको अपना जो तरीका है उसमें तब्दीली लानी होगी। और जैसे राहुल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिहार की बात, बिहार में भी देखिए जातिगत राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। तेजस्वी ने जरूर युवाओं को पूरा एड्रेस करने की कोशिश की बेरोजगारी के मुद्दे पर, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं फोकस ये होता है कि जातियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। बीजेपी ने इस पूरा जो इक्वेशन है, जो सियासत का ये तरीका है, इस बार उसने दिखा दिया कि अगर आप डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं तो आप इसका जो इफेक्ट है उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। योगी ने देखिए पूरे कैंपेन के दौरान, हालांकि उन्होंने जरूर बीच बीच में ऐसी कुछ स्टेटमेंट जरूर दिए, जैसे हिजाब के मुद्दे को भी थोड़ा बहुत लपकने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा कि शायद विपक्ष जिस रास्ते पर जा रहा है वहां पर उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत शायद नहीं है अभी, और उन्होंने फोकस रखा पूरे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर, गरीबों को राशन देने के मुद्दे पर, पोस्ट कोरोना जिस तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया चीजों को उसके ऊपर। तो मुझको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जाति के जरिए जो लोग सियासत करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है, और इसमें उनको तब्दीली लानी होगी, नहीं तो धीरे धीरे वो लोग हाशिए पर चले जाएंगे। अहमद रजा साहब, यहाँ से मुस्लिम सियासत आपको किधर जाती नजर आ रही है? मैं यहाँ से एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अब सियासत की ये बड़ी फिल्में गेस्ट अपीयरेंस से नहीं चलेंगी। फुल उनको विलेन चाहिए या फुल एक्टर चाहिए जो इस फिल्म को हिट करा सकता है। गेस्ट टूरिज्म नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जमीन पर रहने का पूरे 24/7 रहना पड़ेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। जीतने का तो शूटिंग कोई नहीं, पैराशूट पब्लिक ने नकार दिया है, नतीजे बता रहे हैं कि पैराशूट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 24/7 आपको फील्ड पे रहना है अगर लड़ना है, जीतना तो बाद में देखेंगे। 24/7 गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्में नकार दी पब्लिक ने। कोई स्पेशल अपीयरेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। गेस्ट अपीयरेंस पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं चलने वाला। कुछ कुछ होता है राहुल में, जिस तरह सलमान खान आते हैं एक लास्ट में एकदम से आते हैं और उसके बाद जो फिल्म हिट हो जाती है, वैसा कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी फिल्में दिखाने की कोशिश की गई, पब्लिक ने देखी, मुझे लग रहा है देखी या नहीं देखी, नतीजे बता रहे हैं कि पब्लिक ने कितनी ऐसी फिल्में देखी जो गेस्ट अपीयरेंस की फिल्में थी और वो धराशायी हो गई। चलिए हकम सिंह जी, हुन आप ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पंजाब ਦੇ बाद दिल्ली, पंजाब ਤੇ ਹੁਣ हरियाणा या फिर हिमाचल, कश्मीर? मेरी किसी कश्मीर के बंदे नाल गल हो रही सी, वो कहते ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी कश्मीरी दिल्ली रहते हैं वो देखते हैं यार आपने तो इन्होंने बस अच्छी कर दी, स्कूल अच्छे कर दिए, कहते यार आप कश्मीर भी आ जाए, उत्थे भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 34 ਸੀਟਾਂ, 35 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 34 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। तो कहते हैं मोबाइल मैकेनिक जिसने हरा ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੂ ਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਡਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ 2-4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋਊ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੋਡੇ ਫਸਦੇ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਸੋ। अच्छा ख्याल है कि मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ बैठते हैं तो ਸਾਡੇ गोटे ਜਿਹੜੇ ਉਹ फंस जाते हैं उत्थे। और नाज़रीन यहाँ वक्त जो है अब तमाम हो रहा है। हमने आपको ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से जो है यहाँ पर जो हमने हमारे जो साथी सहाफ़ी हैं, इन्होंने जिस अंदाज से इन इंतखाबात को देखा, इन इंतखाबात के नताइज को लेकर ये आगे जो देख रहे हैं सियासी मंजरनामा, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। यकीनी तौर पर सियासतदानों को ये 5 असेंबली के जो इंतखाबात हैं, अगर आप इनको 2024 का या अभी जो आगे असेंबली इंतखाबात होने उनका सेमीफाइनल भी मान के चलें, तो यहाँ से जो है आपको आगे के अपने लाए अमल तैयार करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है मौका है। यहाँ से आप सीखिए। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं कि जब इंतखाबात होते हैं, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं जो ये इसका तज्जिया करती हैं, उसके बाद वो असल तज्जिया जो है वो नहीं करती और उसको करेक्शन करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि हाई कमांड जो है उसकी कभी भी कोई गलती नज़र नहीं आती। और अगर वो अपनी गलती नहीं देखेंगे तो किस तरह तब्दीली करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंतखाबात दर इंतखाबात जो है वो हारते चले जाते हैं, पिछड़ते चले जाते हैं, और फिर जो उनकी पार्टियों से जो लोग, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब कुछ बोलें, कपिल सिब्बल साहब कुछ बोल दें, या सलमान खुर्शीद साहब कुछ बोल दें, आनंद शर्मा कुछ बोल दें, दूसरे बड़े सीनियर लीडर जो बोल दें, तो उनके खिलाफ जो है आवाज़ें पार्टी के अंदर से निकलने लगती हैं, उन लोगों की आवाज़ें जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके से उसको बढ़ाकर पेश किया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा होता है कि पार्टी खुद अपने अंदर किसी किस्म का जो है जो बदलाव नहीं ला रही है, अपना इस्तेहसाब खुद नहीं कर रही है, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला रही है, इस वजह से इस तरह के नताइज होते हैं। आज के लिए ये जो हमने न्यूज़ रूम से बहुत दिन के बाद ये मुबाहिसा किया और मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने आया, तो मैं दुआगो हूं कि आप जो है कोरोना के दौर से निकलें, आपसे मेरी हर हफ्ते मुलाकात हो और सियासत जो है उसको समझिए, सियासी शऊर पैदा कीजिए अपने अंदर। जब तक सियासी शऊर नहीं होगा आपके फैसले गलत होंगे। और रिएक्शन मत कीजिए। आपका जो रद्द अमल है वो वोट में नजर आए, आपका जो रद्द अमल है वो सोशल मीडिया पे ना हो, आपका रद्द अमल जो है एक दूसरे से ना हो। सियासत को समझिए। और अभय जी ने जो कहा सियासत में सियासत जो आपने कहा, तो आपका जो वो है वो आपको ये देखना है कि जो अभय जी कह रहे थे सियासत और मोहब्बत जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उसी से जो है मैं इसको बदलाव कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज होगा, मेरा कैमरा कौन सा है मुझे नहीं मालूम चल रहा है, मैं इसी कैमरे से बात करूंगा। तो अभय जी ने जो कहा कि मोहब्बत और सियासत की बात, तो उसी पर मैं इसका क्लोजिंग करने जा रहा हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। आपका राहुल देव जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, अहमद रजा आपका शुक्रिया, हकम सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया, जी आया ਤੁਹਾਨੂੰ भी। तो यहां से करते हैं इजाजत दीजिए मुझे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़े रहिए, मजबूती के साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वोट मेरे नाम। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।